हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमेशा मैं यही बोलता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उसको तो आपको याद होना बिल्कुल तय है। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में मैं बताऊंगा। आप जिंदगी भर भारत की जो संविधान की अनुसूचियां हैं उसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। इसलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में पहले जब संविधान बना तो उस समय 8 शेड्यूल्स थे, यानी कि 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आप इसको ध्यान में रखें। बहुत बार ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में जबरदस्ती चला जाएगा। पूरे वीडियो को बस अंत तक देख लेना, आपको याद होना तय है। ठीक है, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। एक एक करके सभी अनुसूचियों को, शेड्यूल्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला अनुसूची, यानी कि पहले अनुसूची में किस किस बातों का उल्लेख किया गया है, किन किन बातों का विवरण किया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहली अनुसूची में यह कहा गया है कि भारत के अंतर्गत या भारत में पूरे जितने भी स्टेट हैं उसका नाम रहेगा। जैसे भारत के अंतर्गत बहुत सी स्टेट है, जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, उसका नाम रहेगा, उनका क्षेत्रफल रहेगा कि कितने तक इनका स्टेट का कितना हद तक इनका क्षेत्रफल है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम रहेगा, उनका क्षेत्र रहेगा, उनका सीमा रहेगा। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो पहला अनुसूचियों में क्या कहा गया है कि भारत के अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं उनका नाम रहेगा, उनकी सीमा रहेगी, उनका क्षेत्रफल रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश का नाम रहेगा, उनका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, सीमाएं रहेगी। तो पहला स्टेट में या पहली अनुसूची में इन सारे राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल का विवरण दिया गया है। ठीक है, पहला अनुसूची आपको याद हो गया। पहला अनुसूची ये बोलता है कि भारत के अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं उसका नाम रहेगा, क्या क्या नाम रहेंगे उसके, उसकी सीमा कितनी है, वो उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सभी चीज़ें पहली अनुसूची में विवरण किया गया है। ठीक, आपको पहला अनुसूची याद हो गया। सेकेंड अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं, या दूसरी अनुसूची के बारे में। तो दूसरी जो अनुसूची है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, हाई कोर्ट के जज के बारे में, इन सभी की वेतन कितनी रहेगी, भत्ता कितनी रहेगी, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, जब ये रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इनको कितनी पेंशन दी जाएगी, इन सभी के बारे में विवरण दिया गया है सेकेंड अनुसूची में। ठीक है, पहली अनुसूची में जितने भी स्टेट हैं उसके नाम, उनकी सीमा, उनका क्षेत्रफल, केंद्र शासित प्रदेश का नाम, उनकी सीमा है। दूसरा में यह कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के जितने राज्यपाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी का वेतन कितना रहेगा, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, बंगला की सुविधा, फ़ोन कॉल की सुविधा, परिवहन की सुविधा, यातायात, जितने भी सुविधाएं, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको क्या क्या पेंशन दिया जाएगी, कितनी पेंशन दिया जाएगी, ये सेकेंड अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में विवरण दिया गया है। ठीक है, आपको 2 अनुसूची याद हो गया। मैं तो इस बात को दावा करता हूँ कि आप पूरे वीडियो के देख लो, और जितने भी मेरे यूट्यूब में बने, जितने भी चैनल, जितने भी यूट्यूब में मेरे वीडियो आए हैं मेरे चैनल में, आप पूरे वीडियो को देख लेना, आपको हमेशा याद ही हो जाएगा। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो, आपको अच्छे से समझ हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में यह कहा गया है कि जैसे भारत के जितने भी मंत्री हैं, राज्य स्तर पर जितने मंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज है और हाई कोर्ट के जज है, इनके शपथ के बारे में विवरण दिया गया। तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री, बहुत से मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गया, कृषि मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, जैसे उसी प्रकार से राज्य में जितने मंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाई कोर्ट के जितने जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन सभी का प्रतिज्ञा या शपथ के बारे में इसका विवरण किया गया है। ठीक है, आप बहुत से बार देखते हैं कि हम शपथ लेते हैं क्या, ऐसा करके बहुत से उनके आगे लिखा होता है। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि तीसरी अनुसूची में इन सभी के शपथ, प्रतिज्ञा के बारे में विवरण किया गया है। आप 3 अनुसूची याद हो गया। अब चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। राज्य और यूटी, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी।
इनमें राज्यसभा सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। फिर से मैं रिवाइज करा दूं, पहली अनुसूची में जितने भी भारत के राज्य हैं उनके क्या नाम रहेगा, क्षेत्रफल, केंद्र शासित प्रदेश का नाम, उनकी सीमा क्षेत्र रहेगा। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते से जुड़ा है। तीसरी अनुसूची में शपथ से जुड़ा है। और चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। ठीक है, आपको 4 अनुसूचियां याद हो गई। अब 5वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 5th शेड्यूल्स, एसटी एससी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विवरण दिया गया है। 5वीं अनुसूची में एसटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में विवरण दिया गया है। एसटी एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विवरण किया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 6वीं अनुसूची के बारे में, 6th शेड्यूल के बारे में। असम, मिजोरम, त्रिपुरा क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विवरण दिया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक 6 जितने भी शेड्यूल्स मैंने बताए वो आपको याद हो गए होंगे, या तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर लिखा भी है, वीडियो को फिर से दोबारा देख लेना। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूँ 6 को। सबसे पहला जो शेड्यूल्स है उसमें भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उसके नाम हैं, उनकी सीमा हैं, और केंद्र शासित जो जितने भी प्रदेश हैं उसके नाम हैं, उनकी सीमा क्षेत्रों के बारे में बताया गया। दूसरे में भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, उनको कितना वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, उनकी जब रिटायरमेंट हो जाए तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी, ये है। तीसरा में ये सब राज्य के मंत्री, संघ के मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में है। चौथा में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी कितनी रहेंगी इसके आवंटन के बारे में बताया गया है। 5वीं में एसटी एससी के प्रशासन नियंत्रण के बारे में विवरण है। 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में विवरण किया गया है। ठीक है, ये 6 शेड्यूल आपको आई होप याद हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं 7th शेड्यूल्स की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको पूरे 12 के 12 जो अनुसूचियां हैं आपको याद हो जाएगी। 7th जो शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, 7वीं जो अनुसूची है संघ सूची। संघ सूची का मतलब होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट, और दूसरा होता है राज्य की सूची जिसमें सिर्फ स्टेट या राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों जो है अब कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे संघ सूची में कौन कौन से आते हैं? संघ सूची में जैसे बीमा आ गया, रिजर्व बैंक आ गया, डाकघर आ गया, रेलवे आ गया, ये सब सेंट्रल यानी कि संघ सूची में आते हैं। जैसे राज्य सूची में जैसे पुलिस आ गया, जेल आ गया, मनोरंजन है और शराब है, ये सब चीज़ें राज्य सूची में आती है। जैसे समवर्ती सूची में जिसमें संघ और स्टेट यानी कि संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कह सकते हैं। जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवार नियोजन है, तो इनमें उसे समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची में दोनों जो है कानून बना सकती है। फिर से मैं बता दूं, संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों जो है स्टेट भी और सेंट्रल दोनों जो है कानून बना सकती है। 7वीं आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। फिर से बता दूं, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आपका 7th जो शेड्यूल है कंप्लीट। ठीक, 8th शेड्यूल में ये कहा गया, 8वीं अनुसूची में संवैधानिक प्राप्त जो भाषा है उसके बारे में, संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त है उस भाषा के बारे में यहाँ पर विवरण किया गया। संविधान में जो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त भाषा की संख्या 22 है, आपको ध्यान रखना है 22 संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा की संख्या 22 है, जिसमें
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कोंकणी, संथाली, ये सभी है। तो आपके कहने का मतलब यही चीज़ है, 8 जो शेड्यूल्स है उसमें संवैधानिक प्राप्त, जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उन भाषाओं का विवरण किया गया है, और जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उन भाषाओं की जो संख्या है 22 है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप 7th में सूची के विषय में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 8 में है संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं के बारे में। अभी वर्तमान में जो संवैधानिक दर्जा जिस भाषा को प्राप्त है उनकी संख्या 22 है। 22 ऐसे भाषा हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 9th शेड्यूल्स के बारे में। 9th शेड्यूल्स ये बोलता है कि इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में विवरण है। मैं फिर से बता दूं, जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में है 9th अनुसूची। अभी तक 9 अनुसूचियां आई होप आपको याद हो गया होगा या आपको समझ आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। 10th शेड्यूल्स 10वीं अनुसूची दल बदल निहरता, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहते हैं, बाकी अभी तक सभी को तो आपको समझ आ गया। 10th जो शेड्यूल्स है दल बदल कानून, कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बदलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो हम बीजेपी के हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हमने बीजेपी पार्टी से है और हमने बीजेपी पार्टी से हमने टिकट प्राप्त करके कोई सांसद बने हैं फॉर एग्जांपल, या विधायक बने हैं। अब हमने बीजेपी पार्टी से टिकट प्राप्त की और वहाँ से हमने सीट भी जीत लिया। अब जीतने के बाद हम जो है क्या करेंगे, दूसरे पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी में जाकर मिल गए। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि जब हम दल बदल करते हैं, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो वहाँ पर निरर्हता है, हम डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। अगर हम बीजेपी से टिकट प्राप्त किए हैं और वहाँ से जीते भी हैं, अगर जीतने के बाद हम दूसरी पार्टी में जाते हैं तो हम डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, हमें अयोग्य कर दिया जाएगा। कहने हमारी सारी जो जितनी पावर्स हैं, जो भी हम जीते हैं उस पद से हमें रिक्त कर दिया जाएगा, हम एक आम नागरिक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि 10th जो शेड्यूल्स उसमें दल बदल निहरता के बारे में बताया गया। आप दल का परिवर्तन करते हैं तो आपकी योग्यता छीन ली जाएगी, आपको आम नागरिक कर दिया जाएगा, ना तो आप घर के रहोगे ना तो घाट के रहोगे, ठीक है। इसका और जो किस हद तक आपको एक निर्हरता और अहर्ता जो दी गई है, मैं आगे चलकर इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप यहीं पर ये समझिए कि दल बदल निहरता का मतलब ये चीज़ है कि जब आप एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा, आपको रिक्त कर दिया जाएगा, आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा आशा करता हूँ। 11th शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं, 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, ठीक है। गांव गांव में आप देखना पंचायत है, पंचायत के क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियाँ हैं उनकी, ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया है। 11 बहुत बार ये जितने भी मैं शेड्यूल बता रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम में या कोई भी स्टेट पीएससी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 11th जो शेड्यूल है पंचायत से है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। और पंचायत के क्या कार्य होंगे, पंचायत किस तरह से लड़ा जाएगा, इनके क्या क्या दायित्व होंगे, ये सभी के बारे में 11th जो शेड्यूल्स उसमें पूरा विवरण दिया गया है। और पंचायत में कितने विषय हैं, तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है कि पंचायत जो है किस संविधान संशोधन द्वारा बना है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा बना। पंचायत में टोटल 29 विषय हैं, ठीक है। आई होप 11th जो शेड्यूल है आपको समझ आ गया होगा। 11th शेड्यूल्स में सीधी सी बात पंचायत है, पंचायत में 29 विषय हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची यानी कि लास्ट अनुसूची में नगर को जोड़ा गया, नगर, ठीक है, नगर पालिका। तो नगर को जोड़ा गया, नगर की पंचायतों को जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और इसमें 18 विषय हैं। इन दोनों को कंपैरिजन करके पूछ दिया जाता है, पंचायत को लेकर के और नगर को लेकर के। तो जो पंचायत है जो 11वीं अनुसूची में है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत है 1992, उसमें 29 विषय हैं। नगर में जो है ये 12वीं अनुसूची में है, ये भी 74वां संविधान संशोधन द्वारा, पंचायत 73वें संविधान संशोधन द्वारा और नगर जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत में
29 विषय है, नगर में 18 विषय है, पंचायत 11वीं अनुसूची में है और नगर जो है 12वीं अनुसूची में है। इस तरह से आपकी जो 12 अनुसूचियाँ आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ऐसी और मेरे वीडियो को देखने के लिए, अच्छे अच्छे यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट उसकी तैयारी करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। चलिए यहीं से वीडियो से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।